आदाब, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज बात होगी ऐवान में कम होती मुस्लिम नुमाइंदगी की। अगर बात करें 1957 की और 2014 की, तो 2014 के बाद और 1957 के बाद अब यानी 2024 में ये पहला मौका है इन दो इलेक्शन के बाद जब लोकसभा इंतखाबात में सबसे कम मुस्लिम नुमाइंदे इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके से लगातार ऐवान में मुस्लिम नुमाइंदगी कम हो रही है। और ये भी पहला मौका है अगर देखा जाए जब आज़ादी के बाद जब किसी हुकूमत की पूरी काबीना ने बिना किसी मुस्लिम के अपने ओहदों की हलफ बर्दारी उठाई यानी ओथ ली। तो ये भी पहला मौका है। और इस वक्त की जो मौजूदा मरकज़ी हुकूमत है वहाँ एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है। और बहुत सारी ऐसी सूबों की हुकूमतें हैं जहाँ पर कई सारे ऐसे सूबे हैं जहाँ पर मुस्लिम जो आबादी है वो अच्छी खासी है, 10% से ज़्यादा आबादी है कई सारे सूबों की, और उनमें एक भी मुस्लिम नुमाइंदा वजारत में शामिल नहीं है। तो बहरहाल ये नुमाइंदगी मुस्लिमों की क्यों कम हो रही है और उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है, इसे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्यों इस तरह के हालात पैदा हुए हैं, क्या क्या नुकसान इससे होते हैं, इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। और कई ख़ास मेहमान मेरे साथ इस मसले पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं साबिक ब्यूरोक्रेट ख्वाजा एम शाहिद साहब, इनके अलावा साबिक राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब साहब भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट रज़ा हुसैन रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अमरीश जी भी हमारे साथ हैं जो हमेशा बहुत सारे इश्यूज़ पर खुल करके अपनी बात रखते हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं। और मोहम्मद अदीब साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। देखिए 1957 और 2014 के बाद इस बार भी वैसा ही हुआ है कि सबसे कम नुमाइंदगी है, सिर्फ 24 मेंबर पार्लियामेंट मुस्लिम जो है वो लोकसभा पहुंच रहे हैं 2024 में। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्यों ये हालात पैदा होते हैं, क्यों सियासी तौर पर मुस्लिम तबका वो लगातार कमजोर हुआ है? हकीकत यह है कि 2014 में मोदी साहब ये कह के आए थे कि हम माइनस मुसलमान हाकिम वक्त बनेंगे। हाँ। और वो बने भी जी। उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी ने ये समझ लिया कि मुसलमान एक बोझा है, एक लोड है, हम इसको अलग करें, और वो हमको उन्होंने दरकिनार किया। और उसकी वजह ये हुई कि पिछले 10 साल के जो हम पे सितम हुए, कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने को सेकुलर कहती थी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमसे बात करे। और एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि जहां ये कहा गया कि भाई गैर मुस्लिम मुसलमान को वोट नहीं देगा। और उसका नतीजा इस बार भी हमने देखा कि सलमान खुर्शीद की कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई 4 लाख से ऊपर मुसलमान हैं, यानी फर्रुखाबाद में, और 2.5 लाख यादव। जब सलमान खुर्शीद का टिकट कटा तो हम लोगों ने कोशिश की और जाके बात करी कि भाई ये तो यहाँ के रहने वाले हैं और हमारे मुसलमानों में चंद मुसलमान लीडर रह गए हैं। तो उस वक्त ये कहा गया कि अगर सलमान खुर्शीद खड़े हो जाएंगे तो उनको यादव वोट नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आप देखिए कि मुरादाबाद में जहाँ 52% मुसलमान हैं जी, वहां पर भी सिटिंग एमपी को हटा के और एक गैर मुस्लिम को, जो कि उस इलाके का था भी नहीं, उसको लाके लड़ाया। ये हिंदुस्तान में अकेली हमारी मुस्लिम कौम है जो झंडे को वोट देती जी। वो कोई तासुब नहीं करती, वो जिसके साथ है उसको देगी, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसी मजहब का हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी बदनसीबी है कि अब एक परसेप्शन ये बन गया है कि मुसलमान को गैर मुस्लिम वोट नहीं देगा। बिल्कुल। अच्छा, ये परसेप्शन भी बन गया है। और जो कांग्रेस पार्टी के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, कौमी सदर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनसे जब ये सवाल किया गया कि भाई 2019 में आपने 34 टिकट दिए थे मुसलमानों को, इस बार 19 क्यों दिए, कम क्यों कर दिए 15 टिकट, तो वो उनका भी यही कहना था कि असल में मुस्लिम जो नुमाइंदे होते हैं या मुस्लिम जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें दूसरी कौम के लोग वोट नहीं देते। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये बड़ा अहम मसला जो है वो आपने उठाया है, बड़ी अहम बात कही है, और ये इससे निपटने के रास्ते भी कहीं ना कहीं देखने पड़ेंगे जी। ये इससे ज्यादा बदनसीबी क्या होगी कि किसी एक कौम को आप बिल्कुल अछूत बना दें जी, और ये कह दें। ये अफसोसनाक बात है मेजॉरिटी कम्युनिटी की और उस लीडरशिप की है
जो बड़ी बड़ी जमातों में अपने को सेकुलर पार्टी के लीडर थे, बिल्कुल ठीक है, उनको चाहिए था कि वो उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। हाँ, और सिर्फ मजहब या बुनियादी की बुनियाद पर जी। अब यही वजह है कि आप देखिए जो आपने बात करी है, हाँ, कि हमको जहां भी सीटें मिली है हमारा स्ट्राइक रेट कम नहीं है, हम जीत के आते हैं। बिल्कुल पिछली बार भी आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की 5 पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में गए थे लोग, जिसमें 4 मुसलमान थे। हाँ, यानी बाकी जगहों पर हमें टिकट ही नहीं दिया जाता। बिल्कुल ठीक है। अब आप अच्छा, और शायद यही वजह है, शायद यही वजह है कि हमने पिछली बार 8 टिकट दिए थे समाजवादी पार्टी ने। 2019 में 8 टिकट दिए थे समाजवादी पार्टी ने, इस बार उसने भी 50% टिकट काट करके सिर्फ 4 ही उम्मीदवार मैदान में उतारे। कमाल की बात है ये भी। अब मैं आपको बताऊं, मैंने 3-4 महीने यूपी के इलेक्शन में लगाए हैं और हमारी तंजीम जो है IMCR के नाम से हम चलाते हैं, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स की। जी हाँ, उसके तहत हमने ये सारे इलाकों का सर्वे किया था। अब देखिए कि मुजफ्फरनगर में ऑलमोस्ट 49-48% मुसलमान, वहां से तो नाम ही कट गया, क्योंकि वहां से मुफ्ती सईद भी जीते थे और जमा साहब भी जीते थे, लेकिन उनका नाम ही कट गया। बिजनौर में हम 44% हैं, लेकिन हमारा जिक्र भी नहीं होता। अब ये 2-3 सीटें बची हैं जो जहां से हम जीत के आए हैं। अगर यही सोच और फिक्र रही, बिल्कुल ठीक है, तो शायद हमको वहां पे टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें टिकट्स की, तो कांग्रेस ने 34 से 19 कर दिए, समाजवादी पार्टी ने 8 से 4 कर दिए, आरजेडी ने 5 से 2 कर दिए, टीएमसी 13 सीट्स पर जो है वो लड़ाई थी पिछली बार, इस बार उसने भी 6 टिकट दिए सिर्फ। बीएसपी जो है वो एक ऐसी पार्टी है कि जिसने 39 टिकट दिए थे, इस बार 35 दिए, सिर्फ 4 टिकट कम किए। हालांकि इसके ऊपर भी मैं आऊंगा, जो उनके बयान हैं अभी मायावती के आए थे उस पर भी मैं बात करूंगा। अमरीश मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो पार्लियामेंट में और फिर जो सूबों की असेंबलीज हैं उनमें भी तादाद कम हो रही है मुसलमानों की, तो ये इस मुस्लिम नुमाइंदगी को कम होता हुआ आप भी देख रहे होंगे, क्या वजूहात लगती हैं आपको और क्यों इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं? देखिए, ये तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में जी बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया और पूरी एक तरह से 2014 के पहले से ही ये एक माहौल बनना शुरू हो गया था। और खासतौर पे जो 2002 में गुजरात राइट्स हैं, उसके बाद ये और तेजी इस माहौल ने पकड़ा। और उसके बाद देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तो कम हुआ ही है, और उसके साथ साथ जो एक पूरी ये बात हुई है कि जो आंदोलनों में जो मुस्लिम्स की भूमिका होती थी, मतलब जनरल आंदोलनों में, कि जैसे कोई मुस्लिम इशू नहीं, जनरल कोई आंदोलन हुए हैं जी, उसमें भी देखिए आप, किसान आंदोलन हुआ, उसमें मुस्लिम किसानों की एक बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल। उसके अलावा जो भी 2014 के बाद आंदोलन हुए, उनमें मुस्लिम्स की एक अच्छी खासी भूमिका थी। इवन NRC TA को लेके जो आंदोलन हुए, उसमें तो उसको मुस्लिम इशू के रूप में देखा गया, लेकिन उसमें हिंदुओं की भी अच्छी भागीदारी थी। अब इस लिहाज से अगर ये देखा जाए तो इस समय जो पूरी सिचुएशन है उसको यही कहा जा सकता है कि ये तो देखिए, एक जो पॉलिटिकल विल है, जो सेकुलर पार्टीज हैं उनकी पॉलिटिकल जो विल है, या जो अभी सोच रही हैं कि हम किसी भी तरह से बीजेपी को हराएं, ये हमारी प्रायोरिटी है। और वो उनको ये लगता है कि मुस्लिम्स भी ऐसे ही सोचते हैं कि भाई किसी भी तरह बीजेपी को हराया जाए जी। और जो हमारे अब जैसे यूपी की बात है, यूपी में समाजवादी पार्टी ने 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को लड़ाया, तो यादव भी उसने 5 दिए। पिछली बार ज्यादा दिए थे यादव, ज्यादा मुस्लिम दिए थे, और उसने यादव भी कम कर दिया। तो वो एक ये थी कि भाई हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगता है मुस्लिम यादव पार्टी होने का, तो हम गैर मुस्लिम गैर यादव लोगों को ज्यादा टिकट दें, और वो दिया भी। अच्छा, वो स्ट्रेटजी भी शायद कुछ कामयाब हुई उनकी, अगर देखा जाए। ये चूंकि अखिलेश यादव ने जो इस बार टिकट का बंटवारा किया, टिकट बांटे, उसको लेकर के चूंकि जब रिजल्ट आ गए, रिजल्ट से पहले तो बहुत सारी बातें हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा फैसला है, मगर रिजल्ट आने के बाद हर कोई ये कह रहा था कि ये जो स्ट्रेटजी अपनाई और सोशल इंजीनियरिंग की, वो कामयाब हो गई, और ठीक वैसे ही कामयाब हुई जो जैसे एक जमाने में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग कामयाब हुई थी।
तो अब तो बहुत लोग तारीफ भी कर रहे हैं इस बात की, चूंकि ये बात आपने कही, ये बात सच है कि यादव को भी इस बार 5 टिकट दिए, मुसलमानों को सिर्फ 4 टिकट दिए, तो यादव के भी टिकट कम किए, मुसलमानों के भी कम किए। तो जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर जो है वो जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। और रज़ा हुसैन रिजवी साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जो है, मतलब देखिए करीब 20% की आबादी है, और चाहे हम किसी भी स्टेट की असेंबली की बात कर लें या फिर पार्लियामेंट की बात कर लें, तो सबसे बड़ा हिस्सा वो उत्तर प्रदेश का ही है। 80 सीटें आती हैं, और उन 80 सीटों में जिताने वालों में 20% आबादी मुसलमानों की भी है, मतलब यानी वोटर्स में, और उनके टिकट ही कम कर दिए गए या टिकट ही कम नहीं, मतलब नहीं दिए जाते उनको। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, चूंकि अगर टिकट नहीं दिए जाएंगे ज़्यादा तो फिर हार जीत तो फिर बाद की बात है ना, पहले तो मैदान में उतारना पड़ेगा हार जीत के लिए। इसमें रब्बानी साहब बहुत सी चीजें हैं जी, खाली एक चीज नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी चीज जब परिसीमन हुआ था लोकसभा का जी, उस परिसीमन में भी लोगों ने बहुत समझदारी की, और उस समझदारी का मुसलमान समझ नहीं पाया, और जाहिर सी बात है पता नहीं किस उद्देश्य से वो परिसीमन किया गया, कैसे बनाया गया। जैसे मैं आपको गोंडा लोकसभा की बात बताना चाहता हूं। गोंडा लोकसभा में गोंडा सदर विधायक, मुजैना विधानसभा, गौरा विधानसभा, उतरौला विधानसभा, ये सब विधानसभाएं जो हैं, इसमें उतरौला विधानसभा में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, आपको लगी अच्छी संख्या। गौरा में जो है विधानसभा में मुसलमानों की अच्छी संख्या, गोंडा विधानसभा में मुसलमानों की अच्छी संख्या। तो जो ये बांटा गया है उसमें बांटने में कहीं ना कहीं मुसलमान उस मजबूती से नहीं आ पा रहा था कि वो चुनाव जीत सके। तो ये परिसीमन पर पहले एक तो है कि परिसीमन जो सरकार ने किया, किस उद्देश्य से किया, कैसे किया, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उस परिसीमन से भी मुसलमान समुदाय जो है वो जीतने में कहीं ना कहीं उसकी दिक्कतें होती हैं। तो परिसीमन का एक दूसरा, सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था, कांग्रेस ने रिपोर्ट तो मंगवा ली जी, और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद सरकार भी उसकी रही, लेकिन उसको वो लागू नहीं कर पाया। अब पता नहीं उनकी नीयत लागू करने की नहीं थी, या लागू वो करना नहीं चाहते थे, या खाली उनका यह था कि भाई पता कर लो कि मुसलमान की बहबूदी, तरक्की इस देश में क्या है क्या नहीं है। वो सब आ गई रिपोर्ट सच्चर कमेटी की। रिपोर्ट में बता भी दिया गया कि साहब मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है, इस तरीके से खराब है कि हमारे दलित भाई हैं, हाँ, उनकी स्थिति बताई जाती है कमजोर है, तो उनसे ज्यादा कमजोर है मुसलमानों की स्थिति, ये रिपोर्ट में आई। तो अब आपने रिपोर्ट तो मंगवा ली, तो रिपोर्ट मंगवाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ना। रिपोर्ट किस लिए होती है? क्या मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए रिपोर्ट ली गई थी, या मुसलमानों की तरक्की के लिए रिपोर्ट ली गई थी? उस रिपोर्ट पे अमल नहीं हुआ। अगर अमल होता तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं मुसलमानों को कहीं ना कहीं रिजर्वेशन। भाई आप रिजर्वेशन क्यों करते हैं? रिजर्वेशन इसलिए करते हैं कि जिन जातों की संख्या पार्लियामेंट में कम है जी, उनको हम लेकर के ऊपर आ जाएं, और अगर वो संख्या आ जाएंगी पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट का एक रेशियो जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा, दूसरा हमारी बिरादरी में एक दिक्कत ये है कि जो कट्टर हम लोगों में है, जबकि कुरान शरीफ में कहीं कट्टर शब्द नहीं है रब्बानी भाई जी। मैं तो कुरान शरीफ की स्टडी करता रहता हूँ, बहुत से थिंकर, विचारक, हाँ, बहुत से सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं, और उन लोगों को इसका बिल्कुल पता होगा कि कुरान शरीफ में कहीं कट्टरता शब्द नहीं है। लेकिन मुसलमान कट्टर बन रहा है। भाई क्यों कट्टर बन रहे हो तुम? क्यों कट्टरता दिखाते हो? नहीं, किस मामले में कट्टरता दिखा रहे हैं? देखिए, आप मेरा ख्याल के बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी को हराने के लिए कट्टरता से, या मतलब एक मुश्त होकर के वो दूसरों को मतलब जो है वो वोट देते हैं। तो फिर ये भी तो देखना पड़ेगा कि बीजेपी का रवैया क्या है मुसलमानों के साथ। नहीं रब्बानी साहब, ये सेंस नहीं है मेरा बीजेपी की तरफ। सेंस मेरा ये नहीं है। जब मुसलमान कट्टरता दिखाता है तो मुसलमान फिर आतंकवादी के रास्ते पे चलता है, और जब मुसलमान आतंकवादी के रास्ते पे चलता है तो मुसलमानों को उस तरीके से, उस अच्छी निगाह से समाज में नहीं देखा जाता कि मुसलमान क्या समझे। तो मुसलमान से कहीं नहीं, क्योंकि मुसलमान पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है जी, जो एक सफ में गरीब अमीर सब खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, जो एक थाली में साथ में खाना खाते हैं, ये रिलीजन ऐसा था। लेकिन दिक्कत ये है कि जो बादशाह लोग आए, ठीक है, जो उन्होंने अपना कैरेक्टर शो किया हिंदुस्तान के अंदर, हाँ,
वही पर कैरेक्टर को वो बादशाहों को गए हुए साहब 200-250 साल हो गए, अब उनका इन इंतखाबात से क्या मतलब। और अगर हम पुरानी चीजों को ही लेकर के मतलब जो है वो ओढ़ करके चलते रहे हैं, गड़े मुर्दे जो है वो उखाड़ते रहे, उन्हीं की बिना पर वैसे कैसे होगा। कहना चाहता हूँ रब्बानी साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी से जब मुसलमान की टिकट की बात होती है तो उनका ये कहना रहता है कि साहब मुसलमान को टिकट दे तो दें लेकिन जीतेंगे नहीं। तो हमारा उनसे कहना है कि 543 लोकसभा की सीट है रब्बानी साहब, सही, क्या बीजेपी के सब कैंडिडेट जीत जाते हैं? बिल्कुल सही। मैं कहता हूं जहां बीजेपी का कोई हिंदू कैंडिडेट न जीत पा रहा हो वहां किसी मुसलमान को उतार दो। सही, ये क्या कहना है कि साहब मुसलमान नहीं 100% तो सीटें कोई नहीं जीत पाता, ये बात तो सच है। तो दो टिकट ना, और ये भी सच है, ये भी सच है कि जब बीजेपी ने टिकट्स दिए, चाहे वो असेंबली के लिए दिए हो किसी सूबे में या फिर पार्लियामेंट के लिए दिए हो, तो कई बार जीते भी हैं। और उसका सबूत अगर मोटे तौर पर देखें तो 2 सबूत तो पार्लियामेंट के लिए मैं बता सकता हूं, उनके अलावा भी जीते होंगे कहीं, मगर नकवी साहब 1 बार पार्लियामेंट जीते हैं और 3 बार शाहनवाज हुसैन जीते हैं, और शाहनवाज हुसैन 2 अलग अलग हलकों से जीते हैं। ठीक है साहब, 2 बार जो है वो भागलपुर से जीते हैं और 1 बार किसी दूसरे हलके से जीते हैं। वो तो ऐसा नहीं है जब टिकट नहीं देते। असेंबली में हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में भी जीते हैं। चूंकि बीजेपी का कोई नुमाइंदा यहाँ पर है नहीं तो जवाब नहीं देगा, तो इस पर क्या सवाल ज़्यादा किए जाएं। ख्वाजा शाहिद साहब हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे साहब, ये जो नुमाइंदगी कम हो रही है मुस्लिम तबके की, मोटे तौर पर वजूहात जो है वो क्या नज़र आती हैं? फिर हम आगे बढ़ेंगे कि उन वजूहात से कैसे निपटा जाए, उन कारणों से किस तरीके से पार पाई जाए, लेकिन वजूहात क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। रब्बानी साहब, बात यह है कि एक तो सिस्टम की बात है कि आप अगर सिस्टम पे गौर करेंगे, और बहुत से लोग उसके सवाल उठाते रहते हैं कि बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी अच्छी हो सकती है, लोकसभा की और असेंबली की, लेकिन उनको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया है। बिल्कुल सही। और जब ये एक्सरसाइज होती है कि उनको रिजर्वेशन पर कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व की जाए ना की जाए, उस वक्त ये हमें कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ये एक्सरसाइज पीरियडिकली होती है। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ, जैसे मैं अपने यूपी के में कॉन्स्टिट्यूंसी है खुर्जा, उसको मैं जानता हूँ, और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को जानता हूँ जहाँ अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर्स की आबादी है, लेकिन वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुसलमान वहाँ से लड़ नहीं सकते। ये एक सिस्टम की प्रॉब्लम है अपने करके, जिसको हमें दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है ये है कि मुसलमान किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को, चंद एक को छोड़ के, कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर छोड़ दीजिए, या आसाम की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दीजिए, रामपुर स्टेट की छोड़ दीजिए, बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान अपने दम पे, अपने ताकत पे नहीं पार्लियामेंट और असेंबली में पहुंच सकता है। उसके पास इतना वोट स्ट्रेंथ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं दोबारा जोर देख के रहा हूँ, अपने ही दम पे वो पार्लियामेंट असेंबली में पहुंच जाए। उसको दूसरे समुदायों या दूसरी आइडियोलॉजीज के साथ जुड़ना पड़ेगा। और सिर्फ अगर मुसलमान के नाम पे इलेक्शन लड़े, छोड़ दिए केरला में कहीं जुड़ जाए, तो एमपी मुस्लिम के आ जाए, या AIUDF के आसाम से आ जाए, या कश्मीर से आ जाए, वो इलाके अलग हैं, लेकिन उसकी से हमारी नुमाइंदगी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। तो हमें जो बड़ा काम करना होगा, दूसरे समुदायों से जुड़ना होगा, जहां उनके साथ मिलकर हम वोट को, शेयर को बढ़ा सकें और अपनी नुमाइंदगी को बढ़ा सकें। ठीक। ये सब कहने के बाद मैं जल्दी से ये भी आपके बात सवाल के जवाब में इजाफा कर दूं जी, कि नुमाइंदगी बढ़ाने के साथ साथ जो सवाल बहुत अहम है कि नुमाइंदगी हमारी बा मकसद भी होनी चाहिए, बा फाल भी होनी चाहिए, नुमाइंदगी हमारी जो है इफेक्टिव भी होनी चाहिए। ऐसी नुमाइंदगी से हमें कोई नंबर से कोई, मुझे कम से कम मुतमईन नहीं होगा, इत्मीनान नहीं होगा जो सिर्फ वहाँ अगर लोकसभा में पहुंच जाएं या राज्यसभा में पहुंच जाएं, लेकिन हमारे मसाइल या हमारे जो देश के मसाइल हैं या कम्युनिटी के मसाइल हैं उसको बाअसर तरीके से पेश कर सकें। बहुत सी मैं जानता हूँ यूपी में जैसे मायावती जी हैं, वो मुसलमानों को टिकट दे देती हैं और मुसलमान उनकी पार्टी से जीत के आ भी रहे हैं अपने। काफी मुसलमान उनकी परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए जितने उन्होंने टिकट देती हैं, जीत जाते हैं। इस लोकसभा को छोड़ दीजिए, पिछली लोकसभा में भी उनके नुमाइंदे काफी थे, उनके जितने MP थे उसमें ज्यादातर मैं समझता हूँ तकरीबन आधे मुसलमान थे। लेकिन अगर वो अपनी आवाज को उठा नहीं पा सकते, वो अपनी पार्टी के में ऐसे बंधे हुए हैं संबंधों से। मगर बात तो ठीक है सर आपकी, देखिए आप भी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं सर देखिए, चूंकि आप भी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना सिस्टम है, एक विजन है और एक उसकी लाइन है, और उस लाइन से हर कोई बंधा रहता है। क्योंकि अगर आप लाइन से नहीं बनेंगे, अगर आप डिरेल होंगे, अगर आप सिस्टम का हिस्सा बनकर के आगे नहीं बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी आपको भी और पार्टी को भी। तो पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी के अंदर रहते हुए किस तरीके से आवाज उठाई जा सकती है। क्योंकि देखिए दानिश अली के साथ क्या हुआ जब वो BSP में थे, जब उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की गई तो जिस ओहदे पर वो होते थे, कहीं पार्लियामेंट की किसी कमेटी में या जो मतलब बनाती थी पार्टी,
वो उनको हटा दिया करती थी, और फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि उनको पार्टी से ही निकाल दिया जब किसी एक मसले पर जो है उन्होंने अपनी बात रखी। तो पार्टी और सिस्टम से तो बंद करके रहना ही पड़ेगा, उसके अंदर रह करके, चूंकि हर कोई तो AIMIM का सदर नहीं हो सकता, हर कोई अपने बलबूते मुस्लिम जो है वो पार्टी बना करके जीत करके नहीं जा सकता कि फिर वो कहे कि मैं अपनी कौम की आवाज़ उठाऊंगा। तो मसला ये भी है कि वो पार्टी के अंदर भी रहना है, उसको वहाँ पर भी अपनी नुमाइंदगी को उसको बचा करके रखना है। तो फिर ऐसे में क्या होगा? खालिद रजा खान साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, वो ये कह रहे हैं कि आपकी नुमाइंदगी कितनी हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप वहां जा करके अपनी कौम से जुड़े हुए मुद्दों को उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। तो फिर अगर कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसकी कोई लाइन है, उस लाइन से वो कैसे हट सकता है? मैं एग्री करता हूं कि पार्टी लाइन से सब लोग जो भी लीडर चुन के जाते हैं वो बंधे हुए हैं। और पार्लियामेंट में यकीनी तौर पर मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जिन भी लीडर को या जो भी रिप्रेजेंटेटिव मुसलमानों की जानिब से या किसी भी कौम की जानिब से, किसी भी कम्युनिटी की जानिब से पहुंच रहे हैं, उनको अगर वो फ़ाल नहीं हैं, वो इफ़ेक्टिव नहीं हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं वो वहाँ मौजूद हाउस में हैं या नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया यह है, जिस मौजू पर आपने आज की गुफ्तगू रखी है, कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या अवामिल हैं, क्या वजूहात हैं। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि सिर्फ हम पॉलिटिकल पार्टियों को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो हमारा माशरा है हिंदुस्तान का, वो काफ़ी पहले से माशरे में एक तरह की ऐसा तासुब घुस गया है या घुसा दिया गया है डिलिबरेटली पॉलिटिकल मोटिव्स के तहत, कि माशरे में लोग एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। वो जो सोशल फैब्रिक है वो टूटती जा रही है। उसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ, ताज़ा मिसाल, कि 2002 के बाद से माहौल और ख़राब हो गया। लेकिन 2002 में जब मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं हैदराबाद में मैं ETV से जब जुड़ा, तो मैं ख़ुद वहाँ पर जब मैं मकान खोजने गया, तो मुझे उस वक्त 2002 और 2001 की बात मैं बता रहा हूँ, तो मुझे ये पूछा गया कि आप मुसलमान हैं तो मकान आपको नहीं देंगे। ये मैं 2001 की बात बताऊँ। ये कौन से अवामिल काम कर रहे थे? यही। मगर सर देखिए खालिद भाई, मैं आपको रोकूंगा। ये बात ठीक है कि मुस्लिम होने के नाते आपको मकान नहीं दिया जाता, मगर ये बात भी हमें देखनी पड़ेगी कि बहुत सारे सूबों के अंदर और बहुत सारे इलाकों के अंदर हिंदू फैमिलीज को भी मकान इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उस इलाके में किसी दूसरी बिरादरी के लोग, हिंदू ही हैं मगर किसी दूसरी बिरादरी के लोग हैं, तो वो नहीं चाहते कि किसी दूसरी बिरादरी का आदमी वहां पर आकर के बसे। ये बात भी मैं देख चुका हूं। तो खाली हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है। पॉजिटिव तरीके से देखने को मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा। मैं जो पॉलिटिकल मोटिव के तहत जिस तरह से समाज को बांट दिया गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुंबई की बड़ी बड़ी हाई सोसाइटी में वहाँ पे जो फिल्म स्टार्स हैं, जो प्रोमिनेंट लोग हैं, उनको भी मकान नहीं मिलता। उनको कई बार शिकायत आई है, इमरान हाशमी ने शिकायत की जी। और मेरी नज़र में एक और है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए उनकी फैमिली को जो वो तो खुद रह रहे थे लुटियंस दिल्ली में, लेकिन फैमिली के लिए जब मकान नोएडा में खोजने जाते हैं तो उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये नोएडा का भी यही हाल है। तो हम अलमिया यह है कि इसी तरह की जहनियत के साथ लोग पार्लियामेंट में पहुंचे, इसी समाज का हिस्सा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। अलमिया यह है कि जो प्रॉपर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन हो नहीं रहा है। और अगर सज़ा की वजह से इंसान को के अंदर और समाज के अंदर सुधार भी आता है, अगर जो अभी सीतामढ़ी के जनता दल यूनाइटेड के जो पार्लियामेंटेरियन ने, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, जिस तरह की गंदी भद्दी और जहर आलूद बात की है कि मुसलमानों को, यादव को हम का काम नहीं करेंगे, उस शख्स को क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी मेंबरशिप नहीं जानी चाहिए? इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? इसके लिए चाहिए। अगर बिल्कुल सही जी, अगर सजा नहीं मिलेगी तो आइंदा ऐसा ही होगा। फिर उसके फेवर में गिरिराज सिंह आते हैं और यही सिलसिला ऊपर तक चलता है और यही सिलसिला और मुझे लगता है बहुत अहम इशू आपने उठाया और मुझे लगता है शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खत्म, मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए पार्लियामेंट की। इसके लिए मुहिम चलाई जानी चाहिए और गिरिराज सिंह सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी मेंबरशिप जानी चाहिए। जो अगर सजा का प्रावधान किस लिए है, जो कानून में सजा नहीं मिलेगी तो सुधार नहीं होगा। समाज में भी एक तरह का मैसेज जाएगा कि हाँ यही हो रहा है और यही होता रहेगा। बिल्कुल तो इसलिए मेरी बस यही राय, तो जब समाज में
हालात बदलेंगे, माहौल ठीक होगा तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के साथ जो सोशल फैब्रिक खराब हुआ है, टूटा है, कमजोर हुआ है, वो भी मजबूत होगा। इसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने की जरूरत है। सिर्फ इलेक्शन लड़ना उनका काम नहीं है, उनका सोशल फैब्रिक और सोशल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी को, कोएग्जिस्टेंस के तरीके को भी सुधारना उन्हीं का अच्छा, ये जिम्मेदारी तमाम लोगों की है, किसी एक कम्युनिटी की नहीं है या किसी एक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। मोहम्मद अदीब साहब, देखिए, अगर हम 1952 की बात करें, 1952 से लेकर के 2024 तक की बात करें, तो मैंने शुरू में भी कहा था कि मतलब तादाद जो है वो 2 बार को छोड़ करके 1980 और 1984 को छोड़ करके कभी 40 तक भी नहीं पहुंची। 1952 की बात करें तो 25 जो है वो नुमाइंदे चुन करके लोकसभा में पहुंचे थे। 57 की बात करें तो 23 नुमाइंदे पहुंचे थे। 62 की बात करें तो 26 नुमाइंदे पहुंचे थे। 67 में 28 और उसके बाद 71 में भी 28, 77 में 32, 80 में 49 और 84 में 45। तो ये 2 ऐसे 80 और 84, ये 2 ऐसे इलेक्शन थे जहां पर 40 प्लस नुमाइंदगी थी। 49 में तकरीबन 9.5% के करीब जो है वो मुस्लिम नुमाइंदगी थी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, और 84 में तकरीबन 8.25% के करीब ये नुमाइंदगी थी। मगर उसके बाद क्या वजूहात रही? जहां हम कम नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं कि ये कम नुमाइंदगी की वजूहात क्या है, तो हमें कहीं ना कहीं उस बात के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि 80 और 84 में कैसे ये करीब 9% के करीब जो है ये नुमाइंदगी रही पार्लियामेंट के अंदर। तो उस वक्त भी ताना बाना जो है उससे पहले भी ठीक था, उस वक्त भी ठीक था। तो क्या उस वक्त कुछ वक्त के लिए ज़्यादा ताना बाना अच्छा हो गया या फिर टिकट्स ज़्यादा दिए गए पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? क्योंकि देखिए, इस बार भी अगर हम समाजवादी की, मैंने पहले भी जिक्र किया कि 15 टिकट जो है वो 19 के मुकाबले कांग्रेस ने काट दिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट्स आधे कर दिए, और आरजेडी की बात करें उसने आधे से ज़्यादा कम कर दिए। 5 दिए थे पहले, इस बार सिर्फ 2 टिकट दिए। टीएमसी ने भी जो है वो आधे से ज़्यादा कम कर दिए, 13 दिए थे 19 में, इस बार सिर्फ 6 टिकट दिए। बीएसपी तकरीबन वहीं पर थी। और चूंकि एक परसेप्शन बना कि इंडिया ब्लॉक को जो है जिताना है, इंडिया ब्लॉक इस वक्त वो एनडीए का मुकाबला कर सकता है, उसी के लोगों को जिताना है, तो शायद ये परसेप्शन भी चला। मेरा सवाल यह है अदीब साहब कि क्या बीजेपी का जो लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी ने एक जाल बुना, बीजेपी ने एक जो है हवा चलाई कि मुस्लिम नुमाइंदगी को कम करना है, तो क्या वो जो जाल था बीजेपी का, या कई लोग उसको साजिश भी कहते हैं, क्या सेकुलर पार्टियां उनके जाल में फंस गई हैं और जाल में फंसने का नतीजा ये हुआ है कि ये नुमाइंदगी और कम होती जा रही है? रब्बानी साहब, पिछले चंद सालों से मैंने देखा जी कि जिनको हम सेकुलर पार्टी कहते हैं, हाँ, वो भी बड़ी कोशिश करते रहे कि हम भी हिंदू पार्टी कहलाएं। अगर आरएसएस और बीजेपी 24 कैरेट हिंदुत्व बेच रही थी तो ये 14 कैरेट का बेच रहे थे। अब सवाल आपने नुमाइंदगी का किया, मैं एक बात मान लूं कि पॉलिटिकल पार्टी को विजिबिलिटी चाहिए, और क्योंकि हमको वोट खुद से कौमें नहीं देती इसलिए हम टिकट कम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए था कि वो अगर सिंसियर थे तो कंपनसेट करना चाहिए राज्यसभा में जाके कि भाई हम आपको यहाँ कंपनसेट कर रहे हैं क्योंकि आप वहां से नहीं जीत पा रहे हैं। एक बात हो गई जी। लेकिन आप अगर पूरा ओवरऑल तजिया करें जो आपने 52 से शुरू किया है, मुसलमान हमेशा गवर्नेंस में रहता था जी, पॉलिसी मेकिंग में रहता था। रफ्ता रफ्ता हम माइनॉरिटी के मिनिस्टर होके रह गए। हम 30 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रम चलाने लगे और हम मुतमईन हो गए। और मैंने हैदराबाद में अपने दोस्त को, जब वो मंत्री बने और उनको माइनॉरिटी का मिला, तो मैंने उनसे जाके यही कहा कि जश्न किस बात का है भाई, तुम इतने सीनियर आदमी हो और तुम माइनॉरिटी के मिनिस्टर हो, अब तुम्हें होम नहीं मिलेगा, कभी इसका तसव्वुर मत करना कि तुम चीफ मिनिस्टर भी इस मुल्क के कभी बनोगे। कभी हम बनते थे जी। अब अगर यही जवाल की कैफियत रही तो कोई ताज्जुब नहीं है कि हमारे लीडर नमाज के मंत्री बन जाए और खुश हो जाए, और ज़कात के मंत्री बन जाए और खुश हो जाए। सही। ये हमारे जवाल का निशानी है और हमारी बेहिसी है। और उसकी सिर्फ वजह यह है कि हम अभी तक, हम अपने को भी हमें तज़किया करना पड़ेगा, हम अभी तक पैर खींचते हैं अपनी कौम के, हाथ पकड़ना हम नहीं जानते। बिल्कुल। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 32 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पार्लियामेंट की, अब की हमने स्टडी किया और काम किया, जहां मुसलमान 20% से लेकर 52% है।
20% का मतलब आप समझ लें रब्बानी साहब 4 लाख, क्योंकि ऑन एन एवरेज 20 लाख के करीब कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। बिल्कुल 4 लाख से लेकर हम 9 लाख तक के कॉन्स्टिट्यूंसी में, और हम उसमें से 28 सीटें पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने जीती, क्योंकि जहां पर भी हमारी अक्सरियत या हम जीत सकते हैं वहां हर पार्टी का एक कैंडिडेट वहां मुसलमान खड़ा होता है। स्ट्राइक रेट जो है बीजेपी का वो मुस्लिम इलाकों में 80% है। हमें अपने को भी अब तज्जिया करना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टीज अगर वाकई सिंसियर हैं जो सेकुलर कहती हैं तो हमारी नुमाइंदगी दूसरी तरीके से भी कर सकती है। अब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी का एक चेयरमैन होता है कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन भी मुसलमान नहीं है। बिल्कुल। तो अब आप सोचिए कि हमको तो कहीं भी नुमाइंदगी नहीं, और अगर आप जमीनी तौर पे देखिए, जजेस की पोजीशन छोड़ दीजिए, लेकिन हर जिले में एक गवर्नमेंट लीडर होता है। हमने इस पे सर्वे किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल से सुप्रीम कोर्ट तक 1% है हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें क्या परेशानी थी? सही। जहां सबसे ज्यादा मजालिम तो हमारे ऊपर होते हैं ना, अगर वहां हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नहीं रख सकते अपना, तो ये कुछ हमारी कमी है, और कुछ लोगों के ठीक है जो आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो आइडियोलॉजी अब सबने छोड़ दी है। अब विनेबिलिटी की बात होती है, और विनेबिलिटी में जब आता है तो हमको इस मुल्क में इस उम्र में आके, यानी मुझको भी रोज कहना पड़ता है, आपको भी साबित करना पड़ता है कि हम देशद्रोही नहीं है। बिल्कुल। अफसोस उधर अफसोस ये है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो डर गई हैं। उनको डरना नहीं चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि नहीं, मजलूम है तो मजलूम है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो जी। लेकिन आज हमको लिंच करके भी कोई बोलने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि हम इररिलेवेंट कम्युनिटी है। अमरीश जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी तो मोटे तौर पर वो टिकट नहीं दे रही है पार्लियामेंट के इलेक्शन में। इस बार सिर्फ एक टिकट दिया, पिछली बार भी कुछ ऐसे इलाकों से टिकट दिए थे, मतलब हिंदी बेल्ट में तो दिया ही नहीं था, और चूंकि उनका टिकट भी काट दिया था शहनवाज हुसैन का, तो फिर बाकी आप समझ ही सकते हैं कि किसको टिकट देंगे वो, और असेंबलीज में भी वो नहीं दे रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से अनरिटन रूल है उनका। मगर बीएसपी भी उसके जो रिजल्ट्स आए, कोई नुमाइंदा नहीं जीता। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लड़ी तो 10 सीटें जीत गई थी, मगर इस बार उसका कोई नुमाइंदा नहीं जीता। बीएसपी भी अब ये कह रही है, मायावती ने सीधा ठीकरा फोड़ दिया मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, हमने टिकट्स बहुत सारे दिए थे, मगर अगली बार जब भी कोई इलेक्शन होगा तो हम सोच समझ करके ही फैसला करेंगे। यानी अब जो है एक बीएसपी टिकट देती थी। अच्छा, एक बात और भी होती है कि साहब, अगर कोई टिकट दे रहा है तो उसको कहते हैं इतने टिकट क्यों दिए जा रहे हैं, बीएसपी के लिए ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। और अगर कोई टिकट नहीं दे रहा है तो उससे सवाल ये होता है कि टिकट क्यों नहीं दे रहा है। तो ये भी एक बड़ा मसला है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली टिकट तो देने पड़ेंगे। मान लिया बीएसपी ने इतने टिकट दिए हैं तो समाजवादी पार्टी भी उसका 20-30% भी देती थी, शायद काम बन जाता। कांग्रेस या दूसरी सेकुलर पार्टियां अलग अलग सूबों के अंदर। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? टिकट बंटवारे में नाइंसाफी हो रही है, पहले तो उसी को खत्म करना जरूरी है। नहीं, देखिए, अभी आप देखिए मायावती के मामले में आपने जिक्र किया जी, वो इस इलेक्शन में जो मुस्लिम्स का परसेप्शन था कि मायावती बीजेपी की मदद कर रही। अब ये देखिए, एक नया एक एंगल जब से 2014 के बाद शुरू हुआ है, ये एआईएमएम के लिए भी कहा जाता है और मायावती के लिए भी कहा जाता है कि ये बीजेपी की मदद कर रही है। और मुस्लिम्स का ये कहना है कि भाई किसी भी हालत में बीजेपी को हमको जीतने नहीं देना है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस बार जो है, जो चुनाव हुआ, आप तो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक महामानव के रूप में, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में, इतना बड़ा फिगर जो 400 सीट लाने वाले थे, मतलब अगर वो चीजें सच हो जाती तो आज हम लोग हमारा बैठ के बात नहीं कर रहे होते। ये तो मतलब हम लोग की स्थिति नहीं होती कि हम लोग बात कर रहे कि इस तरह के प्लेटफॉर्म भी कब खत्म कर दिए जाते। आज जो देखिए 240 पे बीजेपी आई है, ये इलेक्शन बड़ा अजीब, इसमें बहुत ही एक एक सीट पे दिमाग लगा के काम हुआ है। और उसमें सही बात है कि मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेशन है उसका इशू बहुत पीछे चला गया, क्योंकि अभी तो इस बार तो ये था कि बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज बचेंगे कि नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बचेंगे कि नहीं। लेकिन इसी में देखिए, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसी में पॉजिटिव भी छुपा है, क्योंकि ये जो राजनीति बीजेपी की जो
धीरे धीरे पहली बार खत्म होना, मतलब मैं तो देख रहा हूं कि 92 के बाद एक दौर आया था 95 96 में, जब बीजेपी थोड़ा डिक्लाइन की थी। हाँ। उसके बाद अब आया, नहीं तो अदरवाइज वो पूरा एग्रेशन में सरकार चाहे जिसकी रहे। अब ये दौर आ गया है, अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है इतनी बड़ी, और वहां पर अब ये जो माहौल आया है, इसमें मुझे लगता है कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन अपने आप बढ़ेगा। आप देखिएगा, ये एक हमें इस बारे में उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी का कमजोर होने का मतलब है कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना। और ये चीज जो है, कोई इस चीज को देखिए अब रिवर्स नहीं कर सकता। आने वाले 10 साल में आप देखिएगा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। हाँ, देखिए 19 की बात अगर हम करें तो 19 में तो 26 थे, इस बार 24 में सिर्फ 24 जीते हैं, और हालांकि 14 के मुकाबले एक ज्यादा है, 14 में 23 जीते थे। तो जाहिर तौर पर बहुत सारी चीजें हैं। एक सवाल ये भी उठता है, और रजा हुसैन रिजवी साहब मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा, अदीब साहब कुछ कहना चाह रहे थे शायद। अदीब साहब। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि हमको शिकायत बीजेपी से नहीं है। हाँ। हमको शिकायत तो उन लोगों से है जो अपने को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। जी। बीजेपी ने तो अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि हम घुसपैठिए हैं, हम दंगल सूत उठा लेते हैं, भैंस खोल लेते हैं, इसी पे तो वो इलेक्शन लड़ते हैं ना। बिल्कुल। तो उसमें हमारी गुंजाइश है नहीं। हाँ। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि हम सबको बराबर लेके चलेंगे, हमारे बाजू हैं, साथी हैं, उनसे हम आपके इस चैनल के जरिए कहना चाहते हैं कि अगर आपने किसी वजह से हमको नुमाइंदगी नहीं दी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, आप राज्यसभा दीजिए। अगर राज्यसभा भी आप नहीं दे सकते तो पार्टी में हमें अहमियत दीजिए, पार्टी का हम एक जुस्न बने, इसकी जरूरत है, तब जाके ये माहौल बन सकेगा। ठीक है। चूंकि ये एक बड़ा मसला है, पार्टी का जो स्टेज होता है जहां पर बड़े लीडर्स होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, खासतौर से सेकुलर पार्टियों के, ये सच्चाई है आज की डेट में मुस्लिम फेस जो है वहां पर नजर नहीं आते। तो शायद जानबूझ करके थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश की गई है, और ऑफ द रिकॉर्ड सब इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं तमाम लीडर्स। तो ये भी एक बड़ा मसला आपने उठाया है, बड़ा अहम है, ये जरूर सुनना चाहिए तमाम सेकुलर पार्टियों को। एक बड़ा मसला और है साहब, रजा हुसैन रिजवी साहब आपके पास मैं आऊंगा। देखिए अलग अलग फैक्टर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में MY चलता है कि साहब मुस्लिम यादव, और ये MY जो है बिहार में भी चलता है। मगर इस बार टिकट बंटवारे में MY फैक्टर को तोड़ने की कोशिश की, जैसा अमरीश जी भी कह चुके हैं इस बात को पहले, अखिलेश यादव ने, और वो शायद कामयाब भी रहा। मगर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में MY फैक्टर नहीं चला, और शायद कई बार मेरा सवाल यह है कि क्या ये जो फैक्टर होते हैं, चाहे वो दलित मुस्लिम फैक्टर हो या MY फैक्टर हो या कोई दूसरा, उसकी वजह से भी नुकसान हो जाता है कई बार, क्योंकि दूसरी कास्ट के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये मुस्लिम यादव मिलकर के हुकूमत बना लेंगे या ये ज्यादा नुमाइंदगी पालेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ जाता है वो फैक्टर। फिर क्या ऐसा भी होता है? ये रब्बानी साहब बहुत सही आपने बात को पकड़ा है, और बिल्कुल सही है। हाँ। और कहीं ना कहीं इसको अखिलेश ने हल्का से समझा। हाँ। यूपी के समाजवादी पार्टी के मुखिया ने समझा कि इससे MY फैक्टर से जो है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं या सत्ता की पार्टी जो बीजेपी है, वो बीजेपी कह देती है मुसलमानों की पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो वो एक टैग लग रहा था समाजवादी पार्टी में, तो वो टैग को हटाने के लिए 2022 में भी देखिए कि अखिलेश ने अपने मंच पर किसी मुस्लिम लीडर को बहुत तवज्जो देकर के न तो स्पीच कराई, न मंच में बहुत तवज्जो देकर के उन्होंने बैठाला कि कहीं ये टैग न लग जाए। लेकिन उन्होंने टिकट बंटवारे में आप देखिए कि मुरादाबाद के ST हसन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और काफी वहां लोकप्रिय हैं, और उनको टिकट दाखिल भी हुआ, और दाखिल के बाद फिर रुचि वोरा को मिला, क्योंकि मुसलमानों की वहां एक अच्छी आबादी है, रुचि वोरा जीती भी। तो कहीं ना कहीं ये MY फैक्टर से वो समझ रहे थे कि हम इतनी ज्यादा कामयाबी की सीढ़ी पे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने PDA का नाम दिया। बिल्कुल, PDA का नाम दिया उन्होंने। और मैंने देखा था कि 2022 में जब समाजवादी पार्टी के विधायक शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो उसमें कई विधायकों ने शपथ ग्रहण करने के बाद, मैं तो प्रेस गैलरी में बैठा भी था, शपथ ग्रहण करने के बाद जय भीम का नारा लगाया। 2022 की बात कर रहा हूं मैं, जय भीम। जी जी जी। तो मुझे ये एक आइडिया लगा कि ये 2022 में जो सीट सत्ता तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि इन्होंने चंद्रशेखर को भी अपने में नहीं मिलाया था उस टाइम, बहुत वो नहीं किया था। गोरखपुर से चुनाव लड़ा, वो हार गया, वो अलग मुद्दा है। इस बार भी नहीं, तो वो अपने बूते ही जीते हैं, नगीना से अपने बूते जीते हैं। हाँ। तो कहीं इनको लगा कि ये दलित समुदाय शायद हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है, तो जय भीम के नारे इनके कई विधायकों ने लगा के बाद में शपथ के बाद उन्होंने नारे लगाए और अपना स्टेज से उतर आए।
तो हमें लगा कि ये जो है दलित समुदाय की तरफ भी ये पेंगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने पीडीए जो बनाया तो उसका पीडीए का असर रहा, और उसके वजह से देखिए कि यादव समुदाय को और मुसलमान को टिकट की गिनती में उन्होंने कम रखा और बिरादरी को ज्यादा रखा। तो एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की है कि साहब जो MY फैक्टर में हम बहुत बदनाम हैं, इस बदनामी को हम कहीं ना कहीं हटाएं। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैं देख रहा हूँ, मेरे छोटा था तो एक स्लोगन बस पे रब्बानी साहब लिखा जाता था जी। और उस स्लोगन की आज बहुत सख्त जरूरत है। बसों पे, बसों के पीछे भी, सरकारी ऑफिसों में एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सही। ये नारे की इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है और वो बहुत सख्त उसको आम करना बेहद जरूरी है, उसकी तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। आधे सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, लंबी नहीं, आधे सेकंड के अंदर। जी जी। इस वक्त भारत में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी, जिसमें 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनरल सीट से आते हैं, सामान्य सीट से जी, और 84 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC सीट से आते हैं, और 47 जो है ST से आते हैं। बिल्कुल। अगर आप SC और ST को मिला दीजिए तो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रिजर्व सीट से आते हैं। हाँ। तो रिजर्व इसलिए किया जाता है कि साहब ये जातियां दबी कुचली हैं, जातियां बहुत आगे नहीं बढ़ रही हैं, विलुप्त जातियां हैं। तो इस मौजूदा हालात में 1980 छोड़ दीजिए 49 सीट आने की, 24, 25, 30 ये सीट आ रही है, तो ये समझिए विलुप्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमानों के हो रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि अगर आप 84 और 87 रिजर्वेशन दे सकते हैं तो कम से कम देश के अंदर 50 लोकसभा की सीटें मुस्लिम समुदाय को भी रिजर्व करके दें कि जिससे उनकी भी एक अच्छी संख्या आ जाए और वो भी उनकी बहबूदी, उनकी तरक्की, उनका विकास भी हो सके इस देश में। ठीक है, ख्वाजा अमशाही साहब कुछ कहना चाह रहे थे और आप बात करेंगे, फिर मैं सवाल भी करूंगा। सवाल सिर्फ नुमाइंदगी का इस सेक्शन में था, जैसे मेरे अभी पैनलिस्ट ने कहा, बड़ा सवाल इस इलेक्शन में था। बड़ा सवाल ये था उसके लिए मुस्लिम नुमाइंदगी की अहमियत नहीं थी। बड़ा सवाल ये था कि इसमें जो बीजेपी के जरिए सरकार चलाई जा रही थी, जिसको नफरत की सरकार कही जा रही थी, उसको खत्म किया जाए। इसलिए जिसकी ST अफसन साहब की मिसाल दी गई कि जगह दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया, मुसलमानों ने उसको भी वोट दिया, जिताया, उसको भी जिताया। मुसलमान ने इस बार बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली उन तमाम पार्टियों को वोट दिया या उस पार्टी को, अलायंस को वोट दिया जो उसको हरा सकता था। दिल्ली का अगर आपके पास NLC सामने होगा तो दिल्ली की जितनी, हालांकि 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, कि उन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी, मटिया महल की कॉन्स्टिट्यूंसी की जो डेटा आया है या और जो चांदनी चौक का आया है, उसमें तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां मुसलमानों की आबादी है, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिले हैं तो मुकाबले दूसरे असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मुसलमानों ने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी उसको वोट दिया। ये मुसलमानों की समझदारी थी, वक्त की जरूरत थी। हमें इसकी तरफ इशारा करना चाहिए, हमें इस पे जोर नहीं देना चाहिए कि हमारी नुमाइंदगी बढ़ जाए चाहे बीजेपी जीत जाए। तो इस बार सवाल इसका था, चाहे बीजेपी से मुराद मेरी है वो ऐसी फोर्सेस जीत जाए मुल्क में, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करती है मुल्क को। इस बार सब परेशान थे, पिछड़ापन भी परेशान था, जाट भी परेशान था, और ठाकुर भी परेशान था। हमारी अलीगढ़ की सीट में गया हूँ, मैंने वहां सर्वे किया है, और ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, और बहुत सी जगह पर ठाकुरों ने वोट नहीं दिया क्योंकि खबर थी कि ठाकुरों के साथ जाति हो रही यूपी में। तो ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, जिसके साथ जाति हो रही थी सब जुड़ गए। हमें उस जोड़ की तरफ जाना चाहिए। ये कहना कि हमें राज्यसभा में सीट दे दो, हमें लोकसभा में सीट दे दो, हमें पर सर जमहूरी निजाम में सर हम जमहूरी निजाम में जी रहे हैं, जमहूरियत है और मतलब इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन का एक पूरा सिस्टम है। अगर वहां भी आप आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर मतलब किस सिस्टम में उठाएंगे? तो यहाँ तो आवाज उठाने का हक है ना हमारे पास। जमहूरियत के बाद बिल्कुल सही है, जमहूरियत के बाद बिल्कुल सही है, लेकिन जमहूरियत के अपने डायनेमिक्स भी होते हैं, इलेक्शन के अपने डायनेमिक्स भी है। उस डायनेमिक्स से 57 से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। और आजाद को भी जब टिकट लड़ाया जा रहा था तो उन कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ाया जाता था जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो। बिल्कुल, ये सच बात, 57 की बात कर रहा हूँ। ये डायनेमिक्स होती है, इलेक्शन की डायनेमिक्स होती है। मेवात भी भेजा गया, रामपुर से भी लड़ाया गया, बिल्कुल ठीक बात है, रामपुर भेजा गया। मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये डिमांड करना कि मेरा रिजर्वेशन कर दो या मेरे नुमाइंदगी बढ़ा दो, मैं समझता हूँ उस बड़े कॉस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, एक चीज और है जी, मैं बात पूरी कर दूं अपनी। मुल्क में जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें हम मुआविन मददगार हो जाएंगे। तो यही इन्हीं किस्म की डिमांड्स ने हमारे मुल्क की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को मजबूत करके आज बीजेपी के अलायंस के लोगों को या NDA को यहाँ तक पहुंचा दिया है। उसको तोड़ने के लिए हमें ये अपनी अलहदगी या अपनी नुमाइंदगी या अपनी बढ़ती हुई नुमाइंदगी की बातें शायद थोड़े दिनों के लिए पीछे रखनी चाहिए।
मसलियत पीछे बिल्कुल। और यही बात जो आपने कही है, तकरीबन वही बात जो है वो खड़गे साहब ने भी कही, तकरीबन वही बात कांग्रेस के लीडर्स ने कही, और तकरीबन वही बात समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के जो सेकुलर पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस का जो हिस्सा थी, उन्होंने भी वही बात कही कि एक मसलिहत के तहत एक स्ट्रेटजी बना करके हमने ऐसा किया। जी, राहुल गांधी जोर शोर से आरएसएस खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ। सबसे ज्यादा राहुल गांधी जोर शोर से नाम लेके आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से और बड़ा कोई अपोजिशन इधर नहीं बोल रहा होगा जितना ओपनली आइडियोलॉजी के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहे, आइडियोलॉजी पे लड़ रहे हैं अपने, हम उस आइडियोलॉजी के साथ हमें जुड़ने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा खालिद रजा साहब, देखिए एक सवाल ये भी है कि हम ये तो सवाल आज उठा रहे हैं कि बहुत सारे रियासतों में और मरकज़ी हुकूमत में कोई मुस्लिम वज़ीर नहीं है, और ऐसी रियासतें जहाँ पर अच्छी खासी मुस्लिम नुमाइंदगी है, ठीक है साहब, और मरकज़ में भी कोई मुस्लिम वज़ीर नहीं है, जबकि एक मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा से बीजेपी के हैं, राष्ट्रपति के जरिए उनको नॉमिनेट किया गया था, मगर फिर बाद में वो पार्टी में शामिल हो गए, उनको भी नहीं बनाया गया। जबकि सरदार कम्युनिटी से 2 वज़ीर हैं और उनमें से एक ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है, तो 6 महीने के अंदर बना सकते हैं, उसके तहत उनको ले लिया गया, बनाया गया। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए 2014 की अगर हम बात करें, 2014 से 19 की जो सरकार थी नरेंद्र मोदी साहब की, वो 5 साल की हुकूमत में एक मौका ऐसा भी आया कि जब 3 मुस्लिम वज़ीर थे और पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक थे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री दी हुई थी, और MEA के मतलब MOS दिया हुआ था, ठीक है साहब। मगर इस बार आपको क्या लगता है, मतलब अगर आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करें कि क्या वजह रही होगी, क्या इतनी ज़्यादा खार खाए बैठे हैं नरेंद्र मोदी साहब की मुसलमान वोट देते नहीं? अच्छा मुसलमान वोट कैसे देंगे जब रात दिन आप जो है उनको उल्टा सीधा कहोगे, तो वजह क्या लगती है? देखिए एक मौका तो दिया था उन्होंने, ये तो मानना पड़ेगा कि भाई 2014 से 19 के बीच की जो हुकूमत थी उसमें मौका दिया था, एक वक्त में 3 वज़ीर थे, एक कैबिनेट और 2 स्टेट मिनिस्टर्स, और पोर्टफोलियो का भी मैंने जिक्र कर दिया, तो अब नहीं, अब बिल्कुल दूरी बना ली, वजह क्या लगती है? देखिए ये 2014 से मुसलसल नारा रहा है बीजेपी का, कांग्रेस मुक्त भारत। हाँ। और एक हिडन तौर से ये रहा है कि मुस्लिम मुक्त सरकार। हाँ। ये 2 एजेंडे पर काम हो रहा था। तो कांग्रेस मुक्त भारत करने की कोशिश की उन्होंने लास्ट 2019 के पार्लियामेंट तक, तो हम देख सकते हैं कि उसमें किस तरह का कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन था, जो अब जाकर टूटा है। तो उसी तरह से मुस्लिम मुक्त सरकारें, किसी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट में देख लीजिए, वहाँ मुसलमान वजीर नहीं मिलेगा आपको। हाँ। उसी तरह से नहीं, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में तो एक वजीर बना रखा है, महाराष्ट्र में भी एक मुस्लिम वजीर है, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं बनाया, मतलब देखिए कई जगह तो है कि और जबकि मिलीजुली सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। बात वही है कि अगर कहीं जैसा कि मोहम्मद अदीब साहब बोल रहे थे कि अगर वजारत मिलती भी है तो वो माइनॉरिटी से की वजारत मिलती है, और कुछ दिखावे के लिए मतलब उनको बनाया जाता है कि हाँ भाई कई मसलहतों के तहत। खैर, लेकिन आपका ये सवाल है कि 2014 के बाद 3 वज़रा उन्होंने शामिल किए कैबिनेट में, यानी अपने काउंसिल में। उसके बाद लेकिन वो सिर्फ वज़ीर को शामिल करने से, मुसलमान वज़ीर बनाने से बात नहीं होगी। उसके अलावा जिस तरह के बीजेपी लीडरान का बयान आता रहा, जिस तरह से कपड़ों से पहचान करने की बात की गई, एक तरफ तो 3 मुस्लिम वज़ीर को बना दिया गया, और दूसरी तरफ बयानात पब्लिक में इस तरह के आते रहे कि उनके तमाम वज़रा जो इस तरह के फायर ब्रांड है और जिस तरह के बयानात देते हैं, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वो सब लोग जानते हैं कि कौन कौन वज़रा उस तरह के बीजेपी लीडर्स हैं। और साथ में वज़ीर-ए-आज़म का भी ये बयान, कई तरह के जो कंट्रोवर्शियल बयान है वो मुसलसल देते रहे, तो फिर कैसे ये उम्मीद की जाए कि मुसलमान वोट देगा? और सिर्फ क्या एक चेहरा सामने रख देने से मुसलमान वोट दे देगा? क्या मुसलमान समझता नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया गया है उसके बहाने, और उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन देने के बाद किस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है ओवरऑल कम्युनिटी के लिए? तो तमाम चीज़ें आया हैं, सब लोग समझदार हैं, तमाम चीज़ों को समझते हैं, भले ही। मगर इस बार थोड़ा सा ना, जैसे मैंने कहा कि चलो कुछ भी वजह रही हो, ठीक है, मगर इस बार तो एक मेंबर पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, नहीं बनाया गया, तो आपको लगता है कि वो जो शिद्दत के साथ और मतलब एक दुश्मनी निभा करके जो वोट करते हैं मुसलमान, क्या उसका मतलब जो है बदला लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, या कोई और वजह है? क्या शिद्दत के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने बयान नहीं दिया था? जिस तरह के बयानात मुसलसल वो इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान दे रहे थे, क्या उस तरह का बयान देने की ज़रूरत थी? तो क्या उनको खुद को अंदर से शर्मिंदगी का एहसास है? क्या वो कम्युनिटी से आंख मिलाने के लिए की जुर्रत अब कर पा रहे हैं? क्यों? तो वो किस तरह, ये जुर्रत की भी बात है, इस तरह के बयानात देने के बाद क्या आंख मिलाने की जुर्रत होनी चाहिए?
तो कैसे मुझे लगता है कि इन सब ये सब वजूहात हैं जिसकी वजह से उन्होंने, और ये अंदर जो उनके अंदर था या पार्टी के अंदर के जो लीडरान के अंदर जो खलिश है वो जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनसे साफ आया होता है, सब दिखता है। बिल्कुल ठीक है। चूंकि अब वक्त की कमी है, तमाम मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये कुछ सजेशंस अगर आपकी तरफ से आए कम्युनिटी के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, कि क्या कुछ होना चाहिए। अमरीश मिश्रा जी, मैं आपके पास ही आऊँगा, किस तरीके से आपको लगता है, देखिए वो मोहब्बत की दुकान जो है राहुल गांधी की, वो मुसलमानों के लिए तो ये है कि भाई वो 15 टिकट तकरीबन कम कर दिए, ठीक है साहब, 19 के मुकाबले इस बार 24 में। और फिर एक ये बात, जैसे मैंने कहा कि मैंने खड़गे साहब का इंटरव्यू किया तो जब उनसे ये सवाल मैंने 2 बार पूछा तो थोड़ा अनकंफर्ट भी हुए वो, कि भाई क्या आप डर गए, मतलब जो है वो दबाव में आ गए बीजेपी के, या बीजेपी का जो आपके ऊपर अपीजमेंट का एक तरीके से इल्ज़ाम लगता है कि आप उससे डर गए थे। तो उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत क्लियरली कही कि भाई दूसरे लोग वोट नहीं देते इसलिए टिकट कम किए गए, और एक स्ट्रेटजी के तहत। मेरा सवाल यह है कि वो जो मोहब्बत की दुकान है, अगर वो मुस्लिम तबका उस दुकान को मान रहा है और दुकान को मान करके इंडिया ब्लॉक के लिए या कांग्रेस के लीडर्स के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए वोट कर रहा था, तो फिर वो मोहब्बत की दुकान जो हिंदू कम्युनिटी के वोटर्स थे वो मुस्लिम लीडर के लिए या मुस्लिम मतलब जो है वो नुमाइंदे के लिए क्यों नहीं वो आए? वो मोहब्बत की दुकान एक तरफा कैसे हो सकती है? क्या कुछ लगता है आपको ये मोहब्बत की दुकान कुछ काम करेगी, ये नुमाइंदगी बढ़ेगी? ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की मंशा या अखिलेश यादव की मंशा उनकी है कि हम मुस्लिम्स को ज्यादा जितना संभव हो सकता है हम टिकट देंगे। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि इस बार का इलेक्शन बहुत अजीब है, और आने वाले कुछ साल में 2027 में उत्तर प्रदेश में भी किसी भी हालत में बीजेपी को हराना है। जिस तरह से स्थितियां बन रही थी उसमें तो बिल्कुल ये बात आ गई थी कि अगर ये लोग ज्यादा मजबूत हो जाते, मुस्लिम्स के वोटिंग राइट्स भी छीन सकते थे। देखिए, ये कोई डर ऐसा नहीं कि सेक्युलर पार्टी डरा रही है मुसलमानों को, ये सच्चाई है। बिल्कुल ये इस तरीके से इनकी सोच है। इन्होंने कई बार बोला है संविधान बदलने के बाद, कहीं भी उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, वो सच बात है। संविधान ये लोग बदल के वोटिंग राइट्स पे भी हमला करते किसी भी तरह। इजराइल के संविधान में है कि मुस्लिम अरब इजरायलीज हैं उनको वोटिंग राइट्स हैं, लेकिन कानून के सामने वो बराबर नहीं है। ये बात सच्चाई है। वहां पर एक कानून इस तरह का है। उसी तरह का यहाँ पर अगर हो जाता तो क्या होता? और बुलडोजर तो लेकर के आ ही गए भाई, इसराइल का ही है बुलडोजर, जो पॉलिटिक्स है पूरी वो वहीं से चली है। तो लेकिन अगर फॉर्मलाइज कर देते किसी कानून के रूप में, जैसे इसराइल में है कि भाई वो जो एक एविडेंस है मुस्लिम की और एक एविडेंस है ज्यू की, उसमें फर्क है। अगर उस तरह की कोई चीज आ जाए तो यहाँ तो फिर तो संविधान ही खत्म हो जाएगा। हमारा पूरा जो गणराज्य है जिस आधार पे खड़ा है वही खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, और इसमें मैं कहूंगा कि धैर्य से काम लेना चाहिए। अच्छी बात कही आपने, थोड़ा सब्र करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और ख्वाजा एमशाही साहब क्या कहेंगे, क्या सजेशंस होंगे तमाम लोगों के लिए? मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी, सिस्टम के लिए भी, और मुसलमानों के लिए भी। देखिए, बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्शन था, बहुत ही तारीखी इलेक्शन था, और इसने अपना तारीखी काम भी किया है। जो डिवाइसिव फोर्सेस रोका है, पूरा खत्म नहीं कर पाए, लेकिन रोका जरूर है। और वो एक स्ट्रेटेजी से रोका है, जिस स्ट्रेटेजी का नाम अखिलेश ने पीडीए कहा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और भी जाति उसमें जुड़ी होंगी, और लोग जो मजलूम लोग जुड़े होंगे, वही स्ट्रेटेजी आगे हमें चलानी होगी, उसी से हम इनको रोक पाएंगे। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि धैर्य से काम लें, मैं उसको एक स्टेप आगे बढ़ के कहूंगा कि वो परमानेंट स्ट्रेटेजी के तौर पर हमें काम करना चाहिए। हमें अपने आप को, या हमारी अपनी जो बहुत सारी हमारी ख्वाहिशें हो सकती हैं कि हमारी नुमाइंदगी बढ़ जाए, हम बहुत आगे बढ़ जाएं, उसको रोकना पड़ेगा इस फोर्सेस को रोकने के लिए। बिल्कुल, ये मेरा बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ सबमिशन होगा। ठीक है, अगर हम डिमांड उठाने लगेंगे, हम डिवाइसिव फोर्सेस को मजबूत कर देंगे। और जो आवाजें खुल्ला आरएसएस के खिलाफ बोल रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो। ठीक है, खालिद रजा साहब क्या कहेंगे, क्या सजेशंस हो सकते हैं, कौन से रास्ते इख्तियार करने चाहिए, और क्या वाकई ये हालात तो वैसे ही थे? मतलब चूंकि तमाम लोग इस बात को मान रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंतखाबात थे ये, तो थोड़ा वक्त और इंतजार करना पड़ेगा आपको। देखिए, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है पीडीए और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, और जो सोशल इंजीनियरिंग से तमाम इंडिया ब्लॉक ने काम लिया, उन सब के अलावा जो
जिस तरह से ख्वाजा शाहिद साहब बता रहे थे कि काउंटर करने की ज़रूरत है, सोशल रिफॉर्म में ये भी बहुत बड़ा रिफॉर्म है कि लोगों के अंदर कोई एग्जिस्टेंस के जज्बे को पैदा किया जाए, सोशल फैब्रिक को मजबूत किया जाए। ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी की भी है, वरना पॉलिटिकल पार्टी जो इस बार जो इंडिया ब्लॉक के या कांग्रेस के कुछ लीडरान का ये जवाब था, जो उनसे जब पूछा गया, आपने भी जब खड़गे साहब का इंटरव्यू किया तो उसमें जवाब यही था, वो लेनिन की जो थ्योरी है कि 1 स्टेप बैक एंड 2 स्टेप फॉरवर्ड। तो 1 स्टेप बैक लेते लेते वो इतना ना बैक हो जाए कि 2 स्टेप फॉरवर्ड ही ले ही ना पाए। तो जिस तरह से ट्रैप में फंस गई है सेकुलर पार्टियां, वो उस ट्रैप से निकलने की कोशिश करें। ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी की ही है कि सोशल फैब्रिक मजबूत हो, सोशल रिफॉर्म्स का हिस्सा है ये, और पॉलिटिकल लेवल पे इस तरह से अवेयर करें लोगों को। ठीक है, रजा हुसैन रिजवी साहब, क्या आखिरी जो है वो आपके कमेंट्स रहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए रब्बानी साहब, सबसे पहले तो कहना है अपने मुस्लिम तबकों से कि जितने फिरकों में आप बटे हुए हैं, कोशिश कीजिए कि आप यूनिटी की तरफ अगला कदम बढ़ाएं। और दूसरा ये कि मुसलमान खाली वोट देने वाला ना बने, बिल्कुल, कि खाली वोट देने वाला ही बन जाए, और चाहे जो कुछ हो बस वोट देना है उसको। तीसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए खाली मुसलमान का वोट लेने वाले ना बने। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो खाली बस मुसलमानों का वोट लेने के लिए है कि बस मुसलमानों को वोट मिल जाए। मुसलमान वोट बैंक बन करके ना रहे, सिर्फ ना रहे वोट बैंक में। उनकी बहबूदी, उनकी तरक्की के लिए जो भी पार्टियां हैं देश में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी, चाहे कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां हैं, वो मुसलमानों की बहबूदी के लिए उनके दिमाग में बात रहनी चाहिए, क्योंकि वो भी इसी देश के नागरिक। बेशक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त की कमी है सर, मैं माफी चाहूंगा, रोकूंगा आपको। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, मोहम्मद अदीब साहब आपका, ख्वाजा एम शाहिद साहब आपका, अमरीश मिश्रा जी आपका, रजा हुसैन रिजवी साहब आपका, और खालिद रजा हुसैन साहब। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया। जाहिर तौर पर ये जो एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है ये, और जैसा सब लोग कह रहे थे कि भाई कुछ भी कहो, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंतखाबात थे, मगर आप किसी जाल में मत फंसिए। आपको खुद जो है वो हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा। चूंकि लगातार राहुल गांधी ये कह रहे थे कि डरो मत, डरो मत, तो अगर वो खुद दूसरों को पैगाम दे रहे थे कि डरो मत, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो क्यों डर गई मुसलमानों के नाम पर? उस डर से बाहर निकलना पड़ेगा, और मुसलमानों को सियासत में जो उनकी हिस्सेदारी है उसी हिसाब से उन्हें नुमाइंदगी देनी चाहिए, और इसके लिए ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से कदम उठाने पड़ेंगे। बहरहाल, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए मेहमानों के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।